हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की फर्स्ट क्लास में। आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक फर्स्ट आप लोगों का एचपी पुलिस के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है आज की क्लास हमारी रहने वाली है। इसमें आप लोगों के लिए जो एचपी पुलिस में 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं हिंदी ग्रामर के, उसी के रिगार्डिंग आज आप लोगों के लिए जो है एक क्लास लेकर आई हूँ जो कि रहेगा हमारा मॉक फर्स्ट रहने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे क्लास को जो है वो देखेंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे आप लोगों को एक नंबर यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा 7018186561। इसके थ्रू आप अपने कोई भी आपके डाउट्स हैं कोर्स के रिगार्डिंग वो आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, आप लोगों को ये भी लगेगा कि ये एचपीपीएससी के थ्रू जो भी क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, वो क्वेश्चंस आपको इस क्लास में जो है वो देखने को मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुराइयों से सदैव दूर रहिए, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। तो कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा या समूहवाचक संज्ञा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। बुराई एक भाववाचक संज्ञा है तो उसका यहाँ पे बहुवचन रूप हुआ है बुराइयों। तो आप यहाँ पे इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को जो है वो इसी तरीके से सारे मॉक में देखने को मिलेगी। तो आपका आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो दिए गए वाक्य में जो रेखांकित पद बुराइयों दिया हुआ है यह एक भाववाचक संज्ञा का भेद है। ठीक है जी। भाववाचक संज्ञा होती क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भाववाचक संज्ञा उन गुणों को, भावों को या अवस्थाओं के नाम को कहते हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुराई जो है एक भाव है और बुराइयों जो है उसका बहुवचन रूप है। तो ये आपने कंप्लीट जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखी कि हमारी जो बुराइयों हैं वो उसका आंसर भाववाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में हम सिर्फ जो है चीज़ों का भाव देखते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे जो है वो नंबर दिख रहा होगा 7018186561, ये एचपी पुलिस के रिगार्डिंग जो है वो कोर्स आप लोग अगर परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो। आप लोगों को क्या क्या इस कंप्लीट कोर्स में जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव लेक्चर्स जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर जो है यहाँ पे साथ में रिकॉर्डेड भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये कितने टाइम के रहेंगे? ये 4 आवर्स के लिए रहेंगे आपको, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी आपको मैंने कहा कि प्रोवाइड होंगे। तो जो भी क्लास आप लोगों की डेली लाइव सेक्शन पे लग रही है वही आप लोगों को जो है रिकॉर्ड फॉर्म में जो है प्रोवाइड कराई जाएगी अगर आप किसी रीजन से क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हो। डेली 4 घंटे जो है आप लोगों की क्लासेस रहने वाली है। स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसमें मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और वो भी मॉक टेस्ट आपके अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो कि एचपीपीएससी जो है वो उनका जो पैटर्न है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को मॉक टेस्ट रहेंगे। तो नंबर आप लोगों को अगेन यहाँ पे जो है वो दिख रहा होगा 7018186561। तो जो भी जो है वो कोर्स को परचेज करना चाहता होगा तो वो परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया। रेखांकित पद, ये है रेखांकित। रेखांकित का मतलब होता है जो अंडरलाइन वर्ड होता है उसमें संज्ञा का भेद है। ये भी जो है आप देख रहे हो एचपीपीएससी के जो है पूछा गया, सिविल के पेपर में पूछा गया था, एई सिविल पेपर में। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या गुणवाचक संज्ञा है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद क्या था हमारे पास? वर्तन, और ये जो है एक जातिवाचक संज्ञा का भेद है। अब ये जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा और सेकंड आता है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विशेष जाति या समूह का बोध कराते हैं
तो एक पर्टिकुलर होगी जो विशेष जाति है, एक टाइप की जिसमें चीजें होती हैं, या जाति एक विशेष जाति है या एक विशेष समूह है जिसमें एक जैसे बहुत सी चीजें होंगी, उनका बोध कराती है, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो बर्तन जो है वो किसी विशेष बर्तन का नाम नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के बर्तनों की जाति का बोध कराता है। तो ये क्या होगा आपके पास, जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है? पहला है मेरे और पड़ोसी के, मेरे और पड़ोसी की होगा यहाँ पे, मेरी और पड़ोसी की बच्ची साथ पढ़ते हैं, है ना, या फिर यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि मेरे और पड़ोसी के, यहाँ पर बच्चे करेंगे, साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साथ जो है बोला हुआ है कि संज्ञा के रूप में कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा है बेटा ड्राइवर के साथ गया। तीसरा है वे सभी साथ घूमने जाते हैं। और चौथा है मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी जो मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते हैं में साथ शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस वाक्य में साथ शब्द का अर्थ है सहयोग या फिर समर्थन। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की, जब हम यहाँ पे बोला है ना कि मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते हैं, साथ का मतलब मैंने बताया सहयोग या समर्थन, तो वो एक भाववाचक संज्ञा है। और मेरे और पड़ोसी के बीच साथ पढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चे होना चाहिए, बच्चे साथ पढ़ते हैं। यहाँ साथ जो है एक क्या है, क्रिया विशेषण। कैसे कहाँ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो ये क्रिया विशेषण होता है। जो क्रिया है वो है पढ़ते हैं की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिया है उसकी विशेषता को बता रहा है। बेटा ड्राइवर के साथ गया, यहाँ पर साथ जो है यहाँ पे किस चीज को बता रहा है, संबंध बोधक अव्यय। और बेटा और ड्राइवर के बीच संबंध बता रहा है। ठीक है, तो बेटा जो है वो ड्राइवर के साथ गया, तो बेटे का ड्राइवर के साथ में रिलेशन बताया जा रहा है। तब इन दोनों के बीच में जब संबंध बताया जा रहा है तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा था वे सभी साथ घूमने जाते हैं। यहाँ साथ क्या है, एक क्रिया विशेषण है जो क्रिया घूमने जाते हैं की विशेषता को बता रहे हैं कि वे सभी साथ घूमने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साथ जो है वो कैसे यूज हो रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। कैसे जाते हैं, साथ में जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण को बता रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन था, मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते, ये यहाँ पर कैसे भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी कि उसका मतलब वहां पर भाव है, सहयोग है, समर्थन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अचानक पतंग कटकर नीचे गिर गई, रेखांकित क्रिया का प्रकार है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पर कट कर बोला गया है, तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, दो क्रियाएं हो रही हैं। एक पतंग कटी सबसे पहले, उसके बाद वो नीचे गिर गई, तो ऐसी प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी भी देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित क्रिया कट कर बोला है और यह एक पूर्वकालिक क्रिया का प्रकार है। अब ये पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, अभी मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया। जब किसी वाक्य में एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है और उसके बाद दूसरी क्रिया होती है, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि दो क्रियाएं होती हैं, जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और यह क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है और वाक्य में कर या के जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है जी, क्या शब्द देखने को मिलेगा, कर या फिर के शब्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, जैसे खा कर, पी कर, सो कर, देख कर, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको यहाँ पर यूज हुए। जैसे पतंग कट कर बोला हुआ है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, पहले पतंग क्या हुई, कटी। और दूसरा है नीचे गिर गई, तो नीचे गिरना क्या हुआ, हमारे पास जो मेन काम हो रहा है, नीचे तो गिर गई, वो मेन काम वो हुआ, तो बाद में पतंग जो है वो नीचे गिरी, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो दो क्रियाएं हो अगर और जो पहले खत्म हुई होती है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता रेखांकित क्रिया का प्रकार है। ये भी जो है वो इलेक्ट्रिकल के पेपर में HPPSC के उस पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा क्यों, इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे पास सेंटेंस दिया था सहा जा सकता, तो ये जो है वो संयुक्त क्रिया है। जब किसी वाक्य में दो या फिर दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, एक काम को कंप्लीट कर रही हैं, दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा क्रियाएं भी हो सकती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे चला गया यानी कि जाने के बारे में बात हो रही है, दिखाई दिया देखने और देने के बारे में बात हो रही है, आने और पढ़ने के बारे में बात हो रही है, और सहा जा सकता यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो क्रियाएं हो रही हैं एक ही कार्य को पूरा करने के लिए। जैसे आना पड़ा, तो ये एक ही काम को बता रहा है, लेकिन शब्द हमारे पास दो हैं, क्रिया हमारे पास दो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सहा जा सकता संयुक्त क्रिया सहन करना और सकना दो क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूरा कर रही हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे। देखिए, सहन करने के बारे में और जा सकने के बारे में दो क्रियाएं हैं ना यहाँ पर, तो दो क्रियाएं मिलकर एक ही का काम करिए कि मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले अगेन आप लोगों को ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो नंबर है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो हमारे साथ में जो है लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर आप लोगों के सामने है 7018186561। इसमें आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस जो है 4 घंटे की डेली आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को जो है वो मॉक टेस्ट रहेगा, और लेटेस्ट पैटर्न पर जो है वो बेस्ड आपके पास जो है आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और आप लोग यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल इस नंबर के थ्रू जो भी आप लोगों की बाकी क्वायरीज हैं वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काफी कमजोर है रेखांकित पद है। तो यह सार्वनामिक विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण है, सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण है, तो ये एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सर्वनाम में यह बोला है और यह एक सर्वनाम है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और इस वाक्य में यह किसी ऐसी चीज को दर्शा रहा है जो कि क्या है, कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या कहा मैंने, यह जो है किसी ऐसी चीज को दर्शा रहा है जो कि क्या है, कमजोर है, तो ये क्या है, किसी संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तुम कॉलेज कब जाओगे पूछा जा रहा है, एक तो प्रश्नवाचक लगा हुआ है, इसमें सर्वनाम का प्रकार कौन सा है, तो संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। एक तो आपके पास जो है वो क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द कब जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह सवाल पूछने के लिए समय से संबंधित जानकारी का संदर्भ देता है। बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर्दे के पीछे कोई छिपकर बैठा है। ये आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन है। रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है, तो ये HP PGT पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसे देखेंगे कि यहाँ पर कोई जो है ये है रेखांकित पद, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, संबंधवाचक होगा या निजवाचक होगा। तो कोई छिपकर बैठा है, हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें इन चीजों का पता नहीं है कि कौन है, क्योंकि यह किसी अस्थिर या अनिश्चित व्यक्ति को दर्शाता है। कौन है, कहाँ से है, हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत शीघ्र ही विश्व के उन्नत देशों में गिना जाएगा। ठीक है, तो देश हमारी क्या हुई, यहाँ पर संज्ञा है, और इससे पहले क्या कहा, कैसे देशों में गिना जाएगा, उन्नत देशों में गिना जाएगा, तो ये इसकी विशेषता को बताता है।
तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण या संबंध बोधक वाक्य। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, देश की विशेषता बता रहा है कि कैसे देशों में गिना जाएगा, उन्नत देशों में गिना जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण में वे शब्द आते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में, दोषों के बारे में, रंग के बारे में, आकार के बारे में और अवस्था का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उन्नत शब्द जो है वो देशों संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जो उनके गुण को दर्शा रहा है कि हमारे देश का गुण कैसा है, उन्नत देशों में गिना जाएगा, ऐसा बोला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। उस पर तुरंत रोक लगाना होगा, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है, रेखांकित पद है तुरंत। तो क्रिया विशेषण का भेद है, क्या ये काल को बता रहा है, ऋतु को बता रहा है, स्थान को बता रहा है, परिमाणवाचक को बता रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो काल है वो हमें किस चीज का आंसर करेगा, कब का। जो ऋतु है वो हमें किस चीज का आंसर करेगी, कैसे का। और स्थान है कहाँ का उत्तर देगी, और परिमाण जो है वो कितने का उत्तर देता है। ठीक है जी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालवाचक। अब कालवाचक क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं कि जो आपकी क्रिया हो रही है वो कब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत हो रही है, एकदम से हो रही है। तो तुरंत शब्द क्रिया रोक लगाने के होने के समय को दर्शा रहा है। बात समझ आई है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उस पर तुरंत रोक लगाना होगा। कब रोक लगाना होगा, तुरंत, एकदम से रोक लगाना होगा। तो ये होगा आपके पास नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा भाई अत्यंत कुशल अधिकारी है। रेखांकित पद है, क्या ये एक गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, प्रविशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण है। तो कैसा है अधिकारी, अधिकारी हमारे पास क्या हो गई यहाँ पर, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताता है आपके पास विशेषण। अब कुशल तो है, लेकिन कितना कुशल है इसकी भी विशेषता कौन बताएगा, प्रविशेषण बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो दिए गए वाक्य में अत्यंत जो है वो क्या है, एक प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण क्या होता है, ये वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, और अत्यंत शब्द जो है वो कुशल विशेषण की विशेषता बता रहा है, और जो अधिकारी के गुण को दर्शा रहा है। अधिकारी का गुण है कि अधिकारी कैसा है, कुशल है, और कुशल की विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत बता रहा है, जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर घर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और निपात। क्योंकि देखो, शेखर घर चला गया, एक वाक्य है हमारे पास, उसके सिर में दर्द था, इसका रिलेशन इसके साथ में बता रहा है ये। तो शेखर घर चला गया, क्यों गया, रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि उसके सिर में दर्द था। तो ये बताता है आपके पास संबंध बोधक अव्यय, यानी कि एज अ प्रेपोजिशन ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्योंकि जो है एक संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि कारण को व्यक्त करता है और दोनों खंडों यानी कि शेखर घर चला गया और उसके सिर में दर्द था को आपस में जोड़ता है। इसको हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। बात समझ में आ गई। ये जो है कारण को व्यक्त करता है, रीजन को व्यक्त करता है, ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, गूंगे का गुड़ का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। तो गूंगे का गुड़ यानी कि एक टाइप का मुहावरा है ये भी जो है वो सिविल के पेपर में HPPSC ने पूछा था। तो ये क्या होगा, असंभव कार्य होगा, कीमती वस्तु होगा, अवर्णनीय अनुभव होगा या दुर्लभ पदार्थ होगा। इसका आंसर होगा अवर्णनीय अनुभव होगा यहाँ पर इसका आंसर। देखेंगे
ये मुहावरा उस अनुभव को व्यक्त करता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। जिस प्रकार गूंगा गुड़ का स्वाद तो ले सकता है लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है, और उसी प्रकार कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में समझाना नहीं आसान होता, उन्हें समझाना असंभव होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गूंगे का गुड़ होना। और बाकी सारे के सारे जो भी मुहावरे हैं उनका अर्थ ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा अवर्णनीय अनुभव, जिसका एक्सपीरियंस मतलब उसको हम नहीं साझा कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। दांत काटी रोटी होना, इसमें क्या अर्थ हुआ? तो दांत काटी रोटी का मतलब होता है किसी के बीच में गहरी दोस्ती होना। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर दांत काटी रोटी का एग्जैक्ट आंसर होगा। यह मुहावरा उन लोगों के बीच गहरी दोस्ती को दर्शाता है जो एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं। ठीक है, तो दांत काटी रोटी का शाब्दिक अर्थ होता है रोटी को दांत से काटकर खाना है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या होगा? वास्तविक अर्थ है गहरी दोस्ती। रोटी को जूठा कर देना ये भी इसका अर्थ नहीं है, रोटी का दांत से काट कर खाना ये भी जो है इसका अर्थ नहीं है, और गहरी दुश्मनी ये भी इसका अर्थ नहीं है। ये तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो इसका आंसर होगा गहरी दोस्ती, जिसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ। जो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं उस दोस्ती को ये यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो कौमुदी भी पर्यायवाची है, ज्योत्सना भी पर्यायवाची है, चंद्रिका भी पर्यायवाची है, भास्कर नहीं है, भास्करा, इसीलिए ये आपके पास यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं, सिर्फ भास्करा सूर्य का पर्यायवाची है। ये भी आपने ध्यान रखना है, भास्कर होगा या भास्करा होगा, ये सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो पंकज भी कमल को बोला जाता है, नीरज भी बोला जाता है, अंबुज भी बोला जाता है, पयोद नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पयोद किसे बोला जाता है? बादल को बोला जाता है पयोद। तो पंकज, नीरज और अंबुज सभी कमल के पर्यायवाची हैं, और पयोद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का विलोम है। तो भूषण का आभूषण है, विभूषण है, दूषण है, प्रदूषण है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट होगा, दूषण इसका पर्यायवाची है। भूषण का अर्थ होता है आभूषण या फिर सजावट, और दूषण का अर्थ होता है दोष या फिर खराबी। तो इसका हमसे क्या पूछा था? विलोम शब्द पूछा था, तो आंसर आपके पास भूषण का क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अकृतज्ञ, कृतज्ञ, अकृतज्ञ या कृतघ्न। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कृतघ्न जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कृतघ्न का मतलब और कृतज्ञ का मतलब आपको पता होना चाहिए। कृतज्ञ होता है जो किए गए उपकार को मानने वाला हो। आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है, आप उसे मान रहे हो, आप कृतज्ञ हो किसी के। लेकिन अगर आप उपकार को नहीं मानते हैं तो क्या कहलाएंगे? कृतघ्न कहलाएंगे। तो कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है? कृतघ्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन आप लोगों को यहाँ पे नंबर दिख रहा है, तो जो भी जो है स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप करके, कॉल करके अपनी कोई भी आपकी क्वेरीज है कोर्स के रिगार्डिंग, वैसे आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। आपको लाइव क्लासेस जो भी आप लोगों की 4 घंटे डेली रहने वाली हैं, 4 घंटे के अलावा जो भी उसमें 4 घंटे करवाया जा रहा है वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो वहाँ पे मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, और मॉक टेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ये किसके जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है HPPSC का, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा महाप्राण पूछा है। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ख, छ, ठ, थ, फ महाप्राण व्यंजन है।
जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय तथा वायु अधिक मात्रा में निकले, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहेंगे। आपने यहाँ पे कैसे याद रखना है महाप्राण को, कि जो भी आपके पास व्यंजन होते हैं जो दूसरे और चौथे में, आपने क से लेकर म तक के व्यंजन पढ़े हैं ना, जैसे क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ, तो क से म तक के जो दूसरे और चौथे नंबर पर होता है, जैसे ख दूसरे नंबर पे है, छ दूसरे पे है, ठ दूसरे पे है, थ दूसरे पे है और फ दूसरे पे है। और यहाँ पे देखेंगे क, ये सारे पहले पहले नंबर पे थे, ये तीसरे तीसरे नंबर पर थे, ठीक है। और ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं ये, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और आपके जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर ये इसलिए होगा क्योंकि ये दूसरे दूसरे नंबर पर आते हैं, तो जो दूसरे और चौथे नंबर पर आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये आपको यहाँ पे बताया कि ख छ ठ थ और फ महाप्राण व्यंजन होते हैं और य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और इन्हें हम जो है और क्या कहेंगे, अल्प प्राण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, अनेकार्थक शब्द द्विज का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। द्विज किसे नहीं बोला जाता है, क्या ब्राह्मण को बोला जाता है, दांत को बोला जाता है, पक्षी को बोला जाता है, गुरु को बोला जाता है, तो बाकी सभी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु को नहीं बोला जाता है। द्विज एक अनेकार्थक शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं। ब्राह्मण जो है, उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण को दूसरा जन्म माना जाता है, इसीलिए उन्हें जो है वो द्विज कहते हैं, क्योंकि दूसरा जन्म उनको दिया जाता है, ऐसा समझा जाता है। और दांत जो है 2 बार निकलते हैं, पहले दूध के दांत और फिर स्थायी दांत, इसीलिए उन्हें भी क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। पक्षी पहले अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर उससे निकलते हैं, तो इसीलिए उन्हें भी क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। लेकिन जो हमारा गुरु है, गुरु का अर्थ शिक्षक होता है या मार्गदर्शक होता है और यह द्विज का अर्थ नहीं होता है। तो ये थे हमारे आज के जो है वो आप लोगों ने 20 सारे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो HPPSC ने किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर आपके पुलिस एग्जाम के लिए जो पैटर्न रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं आज के आपको फर्स्ट मॉक में देखने को मिले। तो आई होप आप लोगों को जो है ये वाली क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे भी आपको सेम नंबर जो है वो विजिबल है 7018186561, इस पे आप लोग जो है वो व्हाट्सएप करके या कॉल करके जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं जो भी कोर्स के रिगार्डिंग आप लोगों के हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ।